है कि जब तक कि आयरन क्लैड गारंटी ना मिले कि अटैक इसके ऊपर नहीं होगा। ईरान बार बार कहता रहा है कि उसको अमेरिका के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि दो बारी पहले और अब ये तीसरी बार हो गया है कि जी। इससे पहले की ये जो बातचीत जो है वो चल रही है, जी। उस बातचीत के दौरान उन्होंने अटैक किया। अभी पीछे आप देख लीजिए, जो फरवरी 28 का जो अटैक था, वो ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो अभी बयान टीवी में देने वाले थे, दे ही रहे थे कि यहाँ पे अटैक कर दिया उन्होंने। और अब ये जो है अभी डेडलाइन से पहले ही ये भी अटैक कर दिया उधर खर्ग आइलैंड पे। तो बात ये है कि देखिए, एक चीज होती है कि आप कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी लेके चल रहे हैं, जैसे कि पता नहीं आप दुनिया के दादा बन गए हैं। जी। मैं एक चीज ही कहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली क्या हुआ क्या है, ये अब उस तरीके से अमेरिका को ले गए हैं, एक पैदान पे खड़ा कर दिया है जहां से अब अमेरिका अगर यहाँ से ड्रॉ करता है बिना कोई एग्रीमेंट के, बिना कोई इसके रिजीम चेंज के, तो दुनिया की नजरों में अमेरिका का जो बोलबाला था वो तो खत्म हो जाएगा। हम्म। क्योंकि दुनिया में सब यही कहेंगे कि अमेरिका जो है अब ये चीजें नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया, ये दिखाता है कि इन्होंने टोटल इंटेलिजेंस फेलियर रहा इनके इधर। टोटल इनकी पॉलिसी जो थी, प्लानिंग, वो भी फेलियर रही, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जिस तरीके से अमेरिका ऑपरेट करता है कि भाई एक देश के अंदर जाके उसकी टॉप लीडरशिप को हटा दीजिए, असैसिनेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली रिजीम चेंज हो जाता है। ईरान के इधर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब इराक को इन्वेड किया था सर अमेरिका ने, सर मैं तब माजरत के साथ माफी चाहता हूं सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी स्थिति मौजूदा क्या है। क्योंकि डेडलाइन जो थी वो ट्यूसडे के खत्म होने में अभी काफी घंटे बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो डेडलाइन दी थी उन्होंने, या तो फिर ये कि ये एक मिसगाइडेंस था ताकि गुमराह किया जाए सामने वाले को, या फिर ये कि ये बहुत ज्यादा एक दबाव बनाने की एक और कोशिश है ताकि ईरान जो है हॉर्मुज़ खोलने पर मान जाए। देखिए, दोनों चीजें हैं इसमें। इसमें है कि ये एक तो अमेरिका जो है जिस तरीके से पहले करता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से है। एक डेडलाइन देता है, उससे पहले वो एक तरफ से इसराइल अटैक कर लेता है, उसके जो प्लांट्स वगैरह है उसके, ये गैस प्लांट्स हैं, और दूसरी तरफ से अब अमेरिका भी शुरू हो गया है, और डेडलाइन अभी टाइम है। अब देखिए, एक चीज बड़ी सिंपल है इसमें कि अबू जी के, इसमें जी। जो ईरान का पलटवार हो रहा है, हम्म। वो ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर आप हमारे जो ये जो जो एसेट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं या दूसरे ये जो जी। ऑयल जी। का है या गैस का है, जो जीरा वगैरह या ब्रिजेस वगैरह हैं, हम्म। अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डैमेज करेंगे, हाँ। तो हम जितने खाड़ी के देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, सर मुझे लगता उनका है कि जो है हम, अब तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ गया ना मामला। अब अगर वाली बात रही नहीं। मैं प्रोफेसर जिताब अब आपके तो पास भी होगा। आना चाहता हूं। जी जी। प्रोफेसर वही जिताब मैं मैं कह आपके रहा हूँ पास ना, आऊं, इससे वो पहले ये मैं उन्होंने पहले ईरान कह के दिया हुआ है ना। आईआरजीसी का जो अब स्टेटमेंट वही आया है, होगा। सर एक मिनट सर, जो ईरान के आईआरजीसी का जो स्टेटमेंट आया है खार्ग पर हमले और इस्फहान पर हमले और काशान पर हमले के बाद, उस स्टेटमेंट में यह है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट इज ओवर। Our response will now be carried out without any consideration, depriving the US and its allies of oil and gas for years. If the US Army crosses red line, our response will exceed the region's boundaries. प्रोफेसर जिताब, क्या समझा जाए ये जो रिस्पांस है, देखिए, जैसा सर अभी कह रहे थे, अनिल गौड़ सर कह रहे थे। अनिल गौड़ साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैं जरा एक रिएक्शन लेता हूं प्रोफेसर जिताब से भी। जिताब जी, क्या मानना चाहिए आप, ये धमकियों का वक्त खत्म हो गया जो इस स्टेटमेंट में है, उसे क्या पता चल रहा है, ईरान अब क्या करेगा? देखिए ये विशाल जी, धमकी ही लग रहा है मुझे, लेकिन ये ट्रम्प चूंकि हेलबेंट है एक एक्शन लेने के लिए, तो इसको अब जो दिख रहा है इसमें सिर्फ धमकी ही नहीं माना जाए, अब थोड़ी सी सीरियस स्थिति दिख रही है मुझे। अभी तीन सिनेरियो दिख रहा है, या तो सीज फायर की ओर जाए, दूसरा अमेरिका अपनी जो भी मंशा है वो पूरी करे, अटैक शुरू कर चुका है इनफैक्ट, और तीसरा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशंस के अंदर में एक कमेटी बना के और चीजों को दोनों पक्षों को लेके, और इसमें एक बार ध्यान रखना होगा कि जो गल्फ के कंट्रीज हैं जी। उनकी भी बात सुनी जाएगी। मैं अभी सुन रहा था कतर के मिनिस्टर का स्टेटमेंट, क्योंकि कतर और जो यूएई सऊदी हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी अनदेखी यहां पे हो रही है, उनका भी, उनके हितों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो भी एक बहुत बड़े इसमें अहम योगदान भी देंगे और सफरर भी हैं। तो ये कहना कि अब ये सिर्फ धमकी है, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन बस हम तो दुआ करेंगे कि ऐसी कोई ना हो, कयामत की रात ना हो, एक उम्मीद की सुबह हो, ये हमारी
मनोकामना है और हम पूरे विश्व कमेटी के लिए ये बेहतर भी है। जी, ओके। प्रोफेसर सोहराब, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। ये अभी सिचुएशन क्या है? अभी सबका ध्यान जो है घड़ी के कांटे पर था या डेट पर था कि जैसे ही डेट बदल जाएगा, मंगल के बाद बुध का दिन आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ये जो हमले हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? प्रोफेसर सोहराब, आपको अनम्यूट करना होगा। प्रोफेसर सोहराब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लें खुद को। जी हाँ, बोले, आवाज आ रही है। जी जी, प्लीज रिपीट कीजिए फिर से। हाँ, मेरा सवाल यह है कि डेडलाइन अभी पूरी हुई नहीं, मंगल का दिन खत्म नहीं हुआ, बुध की शुरुआत नहीं हुई और डेडलाइन से पहले अटैक शुरू हो गए। और उस पर से अब जो अटैक हुए हैं, इसमें खास तौर से जो है खार्क में लगभग 50 जगहों पर अटैक जोरदार हमले की खबर आ रही है। और उसके अलावा इस्फहान, काशान, कई ऐसे शहर हैं जहां पर रेलवे को निशाना बनाया गया है, ट्रैक्स उड़ा दिए गए हैं, पुलों को क्षतिग्रस्त किया गया है। और ईरान में कई ज्यादातर हिस्सों पर रेलवे सर्विस को फिलहाल रोक दिया गया है। और आईआरजीसी का स्टेटमेंट आ चुका है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट इज ओवर, आवर रिस्पांस विल नाउ बी कैरिड आउट विदाउट एनी कंसिडरेशन, डिप्राइविंग द यूएस एंड इट्स अलाइज ऑफ ऑयल एंड गैस फॉर ईयर्स। मैं जानना चाहता हूं कि यहां से आगे स्थिति कैसे बढ़ रही है? देखिए, ये फ्री फॉर ऑल। जी जी, बोले आप। हेलो जी बोलिए। फ्री फॉर ऑल लग रहा है सबके लिए, अब एक तरह से खुल गया है रास्ता। और उसमें फिर वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे सिविलियन एरियाज पे जो अटैक हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो मानवाधिकार है उसकी भी आप बात कहें और जो इंटरनेशनल लॉज जो कहते हैं उसका भी ये अतिक्रमण है। निश्चित रूप से जो सिविलियन एरियाज हैं, चाहे पावर प्लांट्स हैं, रेलवे के ट्रैक्स हैं, इस पे तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए। और इसका इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये भी बहुत गलत होगा। अमेरिका को भी रिस्ट्रेन रखनी चाहिए इसमें। जी, ओके। सोहराब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर सोहराब नहीं है। नदीम साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। नदीम साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि अमेरिका ने फिर से एक बार कहीं ना कहीं ईरान को कॉन्फिडेंस पे लेकर के कि बातचीत का ट्रैक भी खुला जारी है, दूसरी तरफ जो है अभी डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है, जो वक्त शुरू होना था हमले का, उससे पहले ही जोरदार हमले शुरू हो गए? नहीं, अमेरिका तो सर हमले किए ही चला जा रहा है। वो तो बार बार सीज फायर करता है। गजा में अगर आप देखेंगे तो इजराइल भी यही हरकतें कर रहा है। इनकी बातों का कोई भरोसा ही नहीं है। इन्हें तो वही करना होता है जो ये चाहते हैं और इन्हें कोई मना भी नहीं पाता। अभी आप यूएनओ की बात कर रहे थे, यूएनओ जैसी तो कोई चीज हमें यहाँ पर दिखी नहीं रही है। अगर यूएनओ होता तो ये लड़ाई आज इतने 35-36 दिन हो चुके हैं, ये रुक नहीं जाती है। इसमें कोई सालसी के तौर पर नहीं बैठता, कोई बीच में मीडिएटर भी नहीं आ रहा है। तो अमेरिका को तो जो कुछ करना होता है वो करते हैं। वो बोलते भी रहते हैं, ठहराव की हालत में भी लाते हैं, और जब घबराते हैं और फंस जाते हैं तो फिर ये भी कहते हैं कि हमें सीज फायर चाहिए। फिर सीज फायर के नाम पर अपने आप को ताजा दम कर लेते हैं रेस्ट लेकर, और फिर उसके बाद हमले करते हैं। पिछली बार भी तो सीज फायर हुआ था और सीज फायर की कंडीशन भी तय की थी कि ईरान ने मिसाइल मार कर कतर के ऊपर, तो उसका अंजाम भी अब आप देख ले। अभी भी ये बातचीत चल रही थी। भाई, ये जब 28 तारीख से फरवरी की ये सब मामला शुरू हुए हैं जंग के, या जो भी अटैक वटैक आप इसे माने, और ऊपर से एयर स्ट्राइक हुई और उसमें खामनेई साहब को शहीद किया गया है, तो उससे पहले भी तो बात हो रही थी। और ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात हो रही थी। अब्बास अरागची साहब जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है वो बात कर रहे थे लगातार, और दूसरे मुल्कों में जाकर बातें कर रहे थे। तो अमेरिका पर तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? अमेरिका की तो बातें ही बातें हैं, यानी जिसमें उसका फायदा है वो काम करता है। इधर से आपको बहलाता रहता है, उधर से आपको मारता रहता है। अब अमेरिका को देखिए, यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका ने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि वो इतना बुरा फंस जाएगा। वो तो धमकी भर से ही काम ले लेता था। उसके जो जहाज बेड़े आ रहे थे, यानी पूरे के पूरे, जब हम नदीम साहब वो हमने देखा, लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि यहां से आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि जेडी वांस का स्टेटमेंट आया है कि बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? कि वो मार पीट के ईरान को बराबर कर देना चाहते हैं, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो है पाषाण युग में धकेल देंगे। और अभी ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि एक रात में हम ईरान को बिल्कुल मलियामेट कर सकते हैं, हो सकता है कि वो रात आज ही की रात हो। ये स्टेटमेंट है ताजा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां से आगे आप क्या देख रहे हैं?
यहाँ से आगे टेबल टॉक होगी और सिर्फ वही हो सकती है और वो होनी भी चाहिए। और दुनिया भर के जो शांति प्रिय लोग हैं या नेता हैं उन्हें चाहिए कि वो इसे रुकवाएं। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ भी करने जा रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये गल्फ के अंदर बहुत बुरा ड्रामा फैल जाएगा और फिर गल्फ के अंदर से वो वसूली नहीं कर पाएंगे उस तरीके से जैसे वो करना चाहते हैं। और अब ये सारी चीजें इतनी आसान भी नहीं है। एटम बॉम्ब पहले लिमिटेड लोगों के पास होता था, अब बहुत सारे लोगों के पास है। छोटे मोटे वेपन्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इतना भारी भरकम नहीं करेंगे। और अगर वो इतना भारी भरकम करेंगे तो ईरान अगर इतने दिन से कुछ दमखम के साथ लड़ रहा है और बिल्कुल बात नहीं मान रहा तो उसके पास भी कुछ ना कुछ है, उसे किसी ना किसी तरीके की सपोर्ट है। और उसका कमजोर पक्ष मुझे ऐसा लगता है कि वो इजराइल है। अमेरिका का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए ये लड़ाई बड़ी अजीब है, जिसमें अमेरिका का कोई नुकसान डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली तो उसकी साथ हो रही है। यानी इजराइल के ऊपर धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट हो रहा है या मिसाइल अटैक हो रहा है, लेकिन अमेरिका को उस तरीके का नुकसान नहीं हो रहा सिवाय इसके कि उसके जो वहां पर आसपास बेसिस है उनको छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है या भागना पड़ रहा है उसके सैनिकों को। लेकिन डायरेक्ट अमेरिका तक तो अभी तक कुछ गया नहीं है। एक बीच में खबर भी आई थी हमारे पास के ड्रोन्स वगैरह उड़े थे, लेकिन मुझे सर ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका ऐसा कुछ भी करेगा। और अमेरिका के अंदर ही एहतजाज हो रहा है ये ट्रंप को लेकर। उनकी ये जो पूरी कूटनीति और रणनीति है और इस युद्ध को लेकर जो उनकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा है जो बार बार जाहिर कर देता हूँ, कभी मैं खार्क पर अटैक करूंगा, कभी वो कहते हैं होर्मुज खुलवाओ, कभी कहते नहीं खुलवाओ, तो अजीब अजीब स्टेटमेंट उनके आते रहते हैं। तो इतना मुझे नहीं लगता कि गंभीरता से हमें लेना चाहिए उन्हें। ओके नदीम साहब आप हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से कैप्टन अली गौर साहब के पास जाएंगे। सर मेरा सवाल यही है कि जो ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी कहा, आपने भी सुना होगा, जो ये इस तरह की बातें सामने आ रही है। जेडी वांस कह रहे हैं कि जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक रात पे हम ईरान को तबाह कर सकते हैं, वो रात आज की रात भी हो सकती है। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये मतलब जो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले जो है उसकी लौ तेज हो जाती है, तो क्या इस तरह का सिचुएशन लग रहा है? क्या अब बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि कोई टेबल टॉक जो है वो फाइनल स्टेज पर है? देखिए अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि ईरान को वो टेबल टॉक के लिए ले आए, पर अब जो है, अब देखिए अमेरिका ने जो ये किया है अभी खार्क आइलैंड और ये जो बाकी जगहों पे जो किया है, इसने ईरान को अब छूट दे दी है। देखिए ईरान ने, अगर आप पूरी लड़ाई का मंजर देखें शुरू से फरवरी 28 से, ईरान ने पहले नहीं अटैक किया इधर सऊदी अरेबिया और बाकी जगह वगैरह, जब तक कि अमेरिका और इजराइल ने उसके वहां पे जो है अटैक नहीं किए, या उसके तेल के भंडारों पे, उसके कारखानों पे, तब तक उसने नहीं किया था। जिस दिन उसने किया उसने रिटेलिएट किया। और अब भी ये कह रहा है कि ये जो अटैक है अब ये ऐसा रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि देखिए ईरान को कोई उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं ना है, वो तो फाइनल लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। वो कहते हैं 8 साल, देखिए 8 साल इराक के साथ लड़ता रहा ईरान, कोई उसको फर्क नहीं पड़ा, वो फिर यहाँ का वहां खड़ा। और ये 40 साल लगे हैं उसको अभी तक इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, इसी मंजर के लिए कि ये अमेरिका अटैक करेगा, इसके ऊपर इजराइल अटैक करेगा। तो जिस देश को 40 साल लगे हैं एक प्लानिंग करने के लिए, मेरे को लगता नहीं कि इतनी प्लानिंग अमेरिका ने भी की होगी, इजराइल ने भी की होगी इनके खिलाफ जितना इन्होंने किया। क्योंकि इन्होंने अपना जो सिस्टम है वो ऐसा बना लिया है कि देखिए जो इनका ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं, 1200 1300 मीटर जमीन के अंदर टनल्स बनाए हैं इन्होंने, जहां पे वो स्टोर किए हुए हैं। सर वो बातें अपनी जगह सही है सर। अभी जो सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल रही है, देखिए अभी खबर आ रही है कि सऊदी अरब पर फिर से ईरान का हमला हुआ है। सऊदी अरब पर हमला का मतलब, जैसा ईरान बार बार कह रहा है कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पर है, जो तेल या गैस पाइपलाइन है जिसमें अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, जो अमेरिका की सप्लाई जाती है, हम उस पर इशारा साध रहे हैं, लेकिन है तो ये सऊदी अरब के अंदर। तो उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन आ रहा है कि अगर सऊदी पर ज्यादा हमले होते हैं तो फिर हम जो है वो हम सऊदी का साथ देंगे, ना कि ईरान का। मतलब इस तरह की बातें अब आ रही हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जंग अब फैलने जा रही है? सर मेरा सवाल ये है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और उसका जवाब यही है कि फैलने जा नहीं रही, फैल गई है जी। ये देखिए जो स्टेप कदम उठाया है अमेरिका ने और इजराइल ने अब या आज, तो उससे तो उसका सीधा सीधा एक जवाब है उसका ईरान का कि उसने तो इसका रिटेलिएशन करना है। अब रह गई पाकिस्तान की बात, वो पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता तो ये है कि अपने लोगों को भेजे, पर देखिए पाकिस्तान के अंदर भी शिया पॉपुलेशन कितनी है, उसकी फौज के अंदर शिया पॉपुलेशन कितनी है, उसको उस चीज का भी डर है कि अगर वो वहां से अपनी फौज भेजता है तो क्या उसके अंदर शिया होंगे उसके अंदर। एक देखिए ये जो शिया सुन्नी का जो एक चीज है, वो तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक वो डिवीजन है जी सर।
आपको पता ही है, हर रोज जो है उनके जो है मस्जिदों में या उधर मदरसों में उधर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, शिया के अलग हो रहे हैं, सुन्नी के अलग हो रहे हैं। जी तो ये जो है कहना बड़ा आसान है उसको कि हम उसके साथ करेंगे, पर क्या पाकिस्तान कर सकेगा? जी सवाल ये है। मेरे को नहीं लगता कर सकेगा, क्योंकि अगर वो करेगा, देखिए 40% से ज्यादा उसकी फौज बिल्कुल। के अंदर शिया है, जी वहां तो म्यूटिनी हो जाएगी। जी तो फिर पाकिस्तान क्या रहे, कहाँ रहेगा? अब ये जो अटैक है, अब ईरान ने जो अटैक करने हैं, वो उसने अटैक करने हैं इन्हीं खाड़ी के देशों के ऊपर ही, और जी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट पे करे। अभी इसने, ईरान ने जो अटैक किया था, ओरेकल का जो दफ्तर है, जो ओरेकल ने बनाया हुआ है, देखिए ओरेकल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब ने इन्होंने वहां पे, ये आपका जो मीटा है, बिल्कुल सर। व्हाट्सएप वाला जो है, जी। जकरबर्ग का है, जी। उसने भी सब ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना डाल के वहां पे पूरा का पूरा अपना क्लाउड सिस्टम बनाया है, और साथ में उन्होंने वहां पे फ्लैट खरीदे हैं अपने लोगों के लिए। जी अब ये अमेरिका, और इसने स्टार्ट कर दिया ओरेकल के ऊपर। ओरेकल के बाद में एक पहले भी, उसने कुछ दिन पहले भी चेतावनी दी थी सबको कि भाई ये जो एरिया है 14 जो उसने 15-20 जो लोकेशन बताई थी, उसने कहा इसके 100 मीटर के अंदर किसी को जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब उन्होंने भी अपने टारगेट करके रखे हुए हैं। जी अब होना क्या है, अमेरिका तो ठीक है कि वहां बैठा हुआ है, उसके उधर तो कोई मिसाइल पहुंचनी नहीं है, ना कोई उधर उसका कोई, उसने नुकसान किसका होना है, वो ये खाड़ी के देशों का सबका हो जाना है। बिल्कुल सर। नदीम साहब, मेरा सवाल आगे ये होगा कि आपको मैं एक जो जेडी वांस का स्टेटमेंट अभी आया है वो आपको जरा मैं सुनाना चाहता हूं। जेडी वांस ये कह रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि एक और ईरानी हॉर्मुज, जो स्टेट हॉर्मुज, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पास ईरान को उससे कहीं ज्यादा माली नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, और जितनी क्षमता ईरान के पास हमें या दुनिया भर में हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे समझदार होंगे, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर भी इस फैसले को सहमत होंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है कि आज रात 8 बजे तक हमें ईरानियों से जवाब मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सही जवाब देंगे। और अब आप देखिए, ये मैं वही पूछ रहा था कि जो डेडलाइन दी थी उसके हिसाब से अभी अमेरिका में अभी भी वहां सुबह 9 या 10, मतलब काफी फासला है अभी, आज दिन पूरा खत्म होने में, तो वो मंगल का दिन खत्म हो जाएगा उनके हिसाब से। उससे पहले ये दबाव बनाने की कोशिश है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ईरान दबाव के आगे झुक जाएगा, या फिर ये कि ईरान और ताकत से जो है वो मुजाहरा और जवाब देगा? देखिए सर, मैं ईरानियों के साथ रहा हूं, और मेरे स्टूडेंट भी रहे ईरानी, और ईरानी मेरे दोस्त भी रहे, और मैं ईरानियों को इतने बेहतर तरीके से जानता हूं कि मेरे तकरीबन पिछले गुज़िश्ता 22-23 साल ईरानियों के साथ गुजरे हैं। ये अपनी बातों के लिए अडिग रहते हैं, और ये पीछे नहीं हटते। ये मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। अगर इसका अंजाम मौत ही है या शहादत ही है ना, तो वो इसे हंसकर चूम लेंगे, और वो चूम रहे हैं। जी जी आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या दुनिया के अंदर इस दौर में ऐसी कोई ताकत है जो इस तरीके से अमेरिका से लोहा लेने के बारे में सोच भी सकती है? ये तो इतने दिन से लड़ रहे हैं, और बार बार अमेरिका झूठ बोलता है कि बात करना चाहते हैं, तो उसके बाद फौरन स्टेटमेंट आता है। और आप ये भी देखें कि एक के बाद एक IRGC, वहां के पॉलिटिकल लीडरान का इन्होंने मर्डर किया, बावजूद उसके वो लोग झुके नहीं। तो ये सब बातें हैं। मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने कभी इस तरह का वॉरफेयर किया ही नहीं। और वो जो एक ट्रेडिशनल उनका तरीका था, धमकाना, बेड़े लेकर जाना, दबाव बनाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब कर करा के थक चुके, कुछ नहीं है। अमेरिका को इतना बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट किया है ईरान ने कि ये दुनिया के लिए नजीर है। यानी वो मुल्क जिनको वो सिर्फ एक धमकी देकर डरा दिया करता था, उन लोगों ने और उन ममालिक ने भी ये देख लिया है कि ईरान बिल्कुल भी झुका नहीं। अब आप कुछ भी बोलते रहे कि रशियन सपोर्ट है, चाइना से सपोर्ट मिल रही है उसे, नॉर्थ कोरिया कुछ भी दे रहा है, लेकिन खुद भी लड़ने के लिए जो डिफेंस के लोग हैं वो ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मादा चाहिए होता और पीछे जिगर चाहिए होता लड़ने के लिए। वो लोग जामे शहादत को ले लेने वाले हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये सब होता रहेगा और अमेरिका ऐसी भपकियां देता रहेगा। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि आने वाले कुछ दिन के बाद अमेरिका की ये जो भपकियां है ना, इनमें छोटे मोटे देश भी नहीं आएंगे, वो भी उसे भपका देंगे। अभी तो गल्फ के अंदर से बोरिया बिस्तरा बंधा है। अभी इकोनॉमिकली इतनी बुरी तरह से अमेरिका का हाल होने वाला है कि कोई सोच नहीं सकता। पेट्रो डॉलर जो है उसका पूरा सिस्टम खराब हो गया, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। यानी आप ऐसा सोचकर चल रहे थे कि आप सिर्फ एक बड़े लीडर को मार देंगे, फिर उसके बाद रिजीम चेंज हो जाएगा, हमारा आदमी चला जाएगा। यानी वो जो एक फ्यूज केस है उनके पास, वो
लेकिन बादशाह का बेटा। नदीम साहब मेरा सवाल ये है कि जो आईआरजीसी का स्टेटमेंट है कि जो सेल्फ रेस्ट्रेंट इज ओवर नाउ, इस रद्द-ए-अमल से क्या लग रहा है? अगर ईरान भी उसी तरह से हमला करने पर आ गया तो ईरान कहां मारेगा? ईरान अमेरिका के अंदर तो जाके मारेगा नहीं, ईरान मारेगा सऊदी अरब में मिसाइल, ईरान मारेगा कुवैत में मिसाइल, ईरान मारेगा यूएई में मिसाइल। किसका नुकसान हो रहा है? ये सारे के सारे ना जादूगर के तोते हैं और इन्हीं के अंदर जान है। आप अच्छा। क्या सोचते हैं कि अमेरिका यहां पर रहकर क्या कर रहा था? ये जो गल्फ कंट्रीज है इनकी हिफाजत कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। वो इजराइल की हिफाजत कर रहा था और उसे पूरा पूरा सपोर्ट दे रहा था। और इजराइल को भी सिर्फ इतना मालूम था, और जैसे अर्जुन ने आंख पे निशाना लगाया था ना मछली की, और उसे आंख दिखी थी, तो इजराइल को भी ये मालूम था कि यहां पर अगर कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो इसीलिए वो बार बार ईरान का नाम लेता था। ईरान को ही मिटाकर वो यहाँ पर ग्रेटर स्ट्राइक बना देना चाहता था। तो इसराइल अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है? नहीं, क्या तो कहां हो रहा है? उसकी तो साख ही खुल कर रह गई। वो तो अपने 2 पैसे के हथियारों से, आप ये देखें कि हम्मास जैसे मामूली लड़ाकों से नहीं लड़ पाया, जिसका वो दम भरता था और दुनिया भर के अंदर ब्रोकिंग करता था। उसने ना जाने कितने देशों को ठगा अपने हथियारों को 1 नंबर का हथियार बताकर। 2 साल तक वो लड़ते रहे लड़के, जो कि डिफेंस फोर्स नहीं थी। अनिल साहब, इतनी बड़ी तोप अपने आप को बताते थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अनिल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं फाइनल कमेंट के लिए। फोर्स है वो। हाँ अनिल साहब, फाइनल कमेंट के जमीन लिए। पर कहां लड़ पाया वो? और सर जी जमीन पर लड़ने का भी अमेरिका बार बार ये कहता रहा, बूट ऑन ग्राउंड कहां पर आ रहा कोई? जी, ये जो आपने ऑपरेशन देखा है 2-3 दिन पहले के, वो उठाकर ले गया, उसमें कितना लॉस हो जानते हैं आप? किसी प्रत्यक्षदर्शी से पूछिए वहां के जो ऐनी शाहिदीन हो, क्या हुआ था। यानी एक आदमी को ले जाने के चक्कर में अमेरिका को अपने वर्ल्ड क्लास जहाज और हेलीकॉप्टर्स तक खोने पड़े, जिनके ऊपर उसे फख्र था। बिल्कुल, C-130 भी उनका तबाह हो गया था। अनिल गौर साहब, मेरा एक सवाल आपसे फाइनल कमेंट के तौर पर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कोई सवाल नहीं है, आप कहना क्या चाहेंगे अब इस स्टेज पर? फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट तो मेरा यही है कि आने वाले दिन जो हैं दुनिया के लिए बहुत खराब हैं। मिडिल ईस्ट देश जो है उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन मीन्स उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन है, उनके लोगों की जाने माल जाएगा, और उनकी जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज हैं वो डैमेज होनी है। पर उसका असर होना है हमारे जैसे देशों को, एशियन देशों को, जो तेल और गैस यहाँ से ले रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिन सबके लिए मुश्किलात के दिन है। क्योंकि ईरान, देखिए, अगर बाय द वे हम लेके चले, आज ये सीज फायर हो भी जाता है, जो ये डिस्ट्रक्शन हुई है इनके गैस की और जो टर्मिनल्स की, ये पाइपलाइन की और जो इनके ऑयल टर्मिनल्स की, वो एक दिन में तो खड़ी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। उसको भी 2-3 महीने लगेंगे। जैसे कुवैत का, जब इराक ने कुवैत की जब बिल्कुल सर, बिल्कुल समय का मैसेज जी, तो हमने देखा। तो आने वाले दिन मैं कहूँगा बहुत हमारे लिए बहुत खराब है। और ये चीज जो है, अब यही देखना है कि हम किस तरीके से धैर्य रखें अपना। क्योंकि हमें अटैक तो नहीं है, पर हमारा अटैक ये है कि लोगों का है कि वो पैनिक होके जी गैस की लाइनों में खड़े हैं, कोई इधर खड़ा है, तो वो ना करें। आप अपना धैर्य रखें, कोई बात नहीं, ये जो है ये दिन भी निकल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि अब ईरान के पलटवार के बाद शायद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ अकल आए कि भाई यार, ये मैं अगर एक चीज करता हूँ दूसरी चीज करते तो इससे अच्छा अब रहने दो, छोड़ दो, चलो बैठ। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की समझ आ जाएगी नदीम सर? ऐसा लगता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता वैसे। अगर उनको समझ नहीं आ रही तो दुनिया को समझाना चाहिए। हम लोग मानवता, मुझे लगता है ये फाइनल कमेंट अच्छा है। इसी पे मुझे यहाँ पे खत्म